नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के अहम खबरों को समेटे हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज बात होगी कल बाबरी मस्जिद विध्वंस पर आने वाले फैसले की, गैंगरेप से पीड़ित दलित लड़की के दिल्ली में हुए मौत की और उससे बढ़े हंगामे की, और साथ साथ उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की। तो चलते हैं खबरों की तरफ। हाथरस की गैंगरेप पीड़िता उस दलित लड़की की आज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई, जो पिछले 15 दिनों से जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। 14 सितंबर को इस लड़की के साथ खेत में 4 लड़कों ने गैंगरेप किया था। हालांकि 14 सितंबर को जो FIR इस लड़की के भाई ने दर्ज कराई थी, उसमें सिर्फ गला दबाकर हत्या करने की बात की गई थी। लेकिन 22 सितंबर को लड़की ने खुद अपने बयान में यह बताया था कि उसके साथ लड़कों ने गैंगरेप किया था और वो उसके गांव के ही दबंग भी थे। इस मामले ने सियासी तौर पर भी जबरदस्त तरीके से तूल पकड़ लिया था। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस लड़की को बचाने और इस लड़की के लिए इंसाफ की गुहार लगाई जा रही थी। आज सुबह जैसे ही इस दलित लड़की की मौत हुई, उसके बाद से सियासी पारा चढ़ गया। प्रियंका गांधी ने इस पर ट्वीट किया। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण दलबल के साथ सफदरजंग अस्पताल पहुंच गए। परिवार भी लगातार सरकार पर आरोप लगाता रहा और पूरे उत्तर प्रदेश में इसे लेकर जबरदस्त प्रदर्शन भी हुए। सरकार ने माना कि कहीं ना कहीं ज्यादती हो गई है और अब इसे दुरुस्त किया जाएगा। परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा ऐलान किया गया। साथ साथ सरकार ने कहा है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा और जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा, यानी उन चारों लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। कुल मिलाकर ये मामला सियासी भी बनता जा रहा है। परिवार वालों ने सरकार पर आरोप लगाए हैं और फिलहाल उसकी बॉडी लेने से इनकार कर दिया है। आने वाले दिनों में इस लड़की का मामला सियासी तौर पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से गरमाने के आसार हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बाबरी मस्जिद विध्वंस पर आखिरी फैसला कल सुबह यानी कि 30 सितंबर को आने वाला है। CBI विशेष कोर्ट के जज सुरेंद्र कुमार यादव ये फैसला सुनाएंगे और कल शाम को ही वो रिटायर भी हो जाएंगे। तकरीबन 361 गवाह और 600 दस्तावेज के बाद 28 सालों में यह फैसला आने वाला है। 6 दिसंबर 1992 को जब वो विवादित ढांचा गिरा था, तब ये तमाम लोग जो वहां मौजूद थे और जिन लोगों ने वहां भाषण दिया, ये सभी आरोपी बनाए गए थे। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, साध्वी रितंबरा, महंत नृत्य गोपाल दास, चंपत राय, ऐसे कुल 32 नाम हैं जिन पर कल ये फैसला आना है। हालांकि 5 बड़े नाम, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, महंत नृत्य गोपाल दास, ऐसे लोग कल इस फैसले को सुनने शायद नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। हालांकि 3 मुद्दों पर ये पूरी सुनवाई घूमती रही। रायबरेली और ललितपुर से लेकर लखनऊ तक इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि क्या कोई साजिश हुई जिसके तहत उस विवादित ढांचे को गिराया गया? क्या कोई भड़काऊ भाषण दिया गया जिसके आधार पर कारसेवक उत्तेजित हुए और उन्होंने वो ढांचा तोड़ दिया? इन तमाम सवालों के जवाब कल उस फैसले में होंगे और देखना यह है कि क्या फैसला आता है, क्या वो सजा पाते हैं या फिर बरी होते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अतीक अहमद के बाद अब उसके करीबियों पर भी सरकारी बुलडोजर चलने लगा है। राशिद, जो कि अतीक अहमद का दाहिना हाथ और शार्प शूटर माना जाता था, उसकी अवैध प्रॉपर्टी पर आज बुलडोजर चला है। प्रयागराज के कैंट थाना इलाके में स्टेट लैंड पर बनी इस बेशकीमती जमीन पर आलीशान मकान को आज प्रयागराज प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। बाकायदा बुलडोजर चलाकर उस मकान को गिराया गया, लेकिन उसके पहले ही वहां पर ढेरों महिलाएं और लड़कियां जुट गईं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगीं। हालांकि कुछ देर के लिए उसे रोकना पड़ा, लेकिन उनके प्रोटेस्ट को दरकिनार कर राशिद के उस आलिशान अवैध मकान को गिराया गया। ये
सरकार के बेशकीमती जमीन पर बनी अवैध संपत्ति थी। पिछले कुछ दिनों में बड़े बाहुबलियों मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के अवैध प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चले हैं और अब उनके करीबियों पर ये बुलडोजर चलने शुरू हो गए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग ने आज देश भर में उपचुनावों का ऐलान किया, जिसमें से उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 3 नवंबर को इन 7 सीटों पर चुनाव होंगे और 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुल 8 विधानसभा की सीटें खाली हैं। चुनाव सिर्फ 7 सीटों पर हो रहा है। एक सीट आजम खान के बेटे, जहां से विधायक थे अब्दुल्ला आजम, रामपुर के स्वारटांडा से विधायक थे, लेकिन उनकी विधायकी चली गई। फिलहाल विधानसभा ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मांग की है कि इस जगह पर अब्दुल्ला आजम को दोबारा चुनाव लड़ने से रोका जाए, क्योंकि उनके ऊपर आरोप इतने गंभीर हैं कि उन्हें 6 साल के लिए चुनाव में डिबार करना जरूरी है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग ने 8 में से 7 सीटों पर उपचुनाव के ऐलान कर दिए हैं और आखिरी फैसले के तक इस सीट को रोक रखा है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में भी 7 सीटों पर चुनाव होंगे, लेकिन आजम खान के बेटे को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि आजम खान और उनका पूरा परिवार फिलहाल जेल में है और आजम खान के बेटे चुनाव में 2 जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट की वजह से अयोग्य करार दिए गए और उनकी विधायकी भी गई और फिलहाल उनकी सीट पर अभी चुनाव भी नहीं होंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कुछ दिन पहले योगी सरकार ने यह फैसला लिया है कि महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले, खासकर दुष्कर्म करने वाले, रेप करने वाले, छेड़खानी करने वाले ऐसे लोगों की तस्वीरें सार्वजनिक तौर पर चौक चौराहों पर लगाई जाएंगी और उन्हें पब्लिक शेम किया जाएगा। सरकार अभी इस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाए, इससे पहले ही विपक्ष ने इसे दूसरे तरीके से हाथों हाथ लपक लिया है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने प्रयागराज और आजमगढ़ में बीजेपी के वैसे नेताओं की पोस्टर लगाने की कोशिश की जिन पर महिलाओं के साथ अत्याचार करने या फिर जिन पर छेड़खानी या फिर महिलाओं के साथ रेप के आरोप हैं। कुलदीप सिंह सेंगर, साक्षी महाराज ऐसे लोगों की तस्वीरें लेकर समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने प्रयागराज और आजमगढ़ में पब्लिक स्थानों पर उसे लगाने की कोशिश की। शाहजहांपुर में आम आदमी पार्टी के लोगों ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि जब तक कोई घोषित दुराचारी नहीं होता तब तक उनके साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने ऐसे ही कार्यक्रम शाहजहांपुर में किए जहां बीजेपी के नेताओं की तस्वीरों को लेकर वो उसे पब्लिकली लगाने की कोशिश करते दिखे। कुल मिलाकर सरकार अभी ऐसे लोग जो कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दुराचार या फिर अश्लीलता करते हैं, सरकार सोच ही रही थी कि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने इसे अपने तरीके से बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना को लेकर थोड़ी राहत भरी खबर आ रही है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले 15% के आसपास कम होने शुरू हुए हैं और उत्तर प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट भी बढ़कर 85.34 हो चुका है। पिछले 24 घंटे में 4069 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि 5711 लोग ठीक होकर अपने घरों को गए हैं। 1,60,000 से ज़्यादा 24 घंटे में कोरोना के टेस्ट हुए हैं और पिछले 24 घंटे में 63 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। तो ये था आज का कोरोना मीटर। 24 घंटे के अहम खबरों को समेटे ये था हमारा विशेष न्यूज़ बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।